हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं कुमार मनीष और आज देखने वाले हैं हम लोग चैप्टर 1। और चैप्टर 1 देखने वाले हैं हम लोग परिवार एवं पड़ोस। परिवार एवं पड़ोस, अगर आपके पास सिलेबस है तो आप देख चुके होंगे सबसे पहला कि सिलेबस में जो पहला चैप्टर है आपका वो चैप्टर 1 है आपका परिवार, परिवार एवं पड़ोस। और जो दूसरा चैप्टर है वो दूसरा चैप्टर है आपका भोजन। जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका आवास। और जो चौथा चैप्टर है वो है आपका जल। और पांचवा चैप्टर है आपका ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं आवागमन, आवागमन। और छठा चैप्टर है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है हमारा परिवार एवं पड़ोस। आज हम लोग एकदम अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग से, सिलेबस से ना इधर ना उधर, जिस चीज़ों के बारे में सिलेबस में बात किया गया है बिल्कुल उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आज हमारा जेटेट में ईवीएस का क्लास 1 है। जेटेट 100% पेपर यहीं से रहेगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और आप जब मेरा नोट्स को देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि ये नोट्स को कितने बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया, एक एक पॉइंट को इसमें लिया गया है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपके पीडीएफ के आधार पर तैयार किया, किसी महत्वपूर्ण परीक्षा के बिंदु छोड़ा नहीं गया, केवल अनावश्यक व्याख्याओं को संक्षिप्त किया गया। इस टॉपिक में हम लोग पहले पढ़ेंगे परिवार का परिचय क्या है, परिवार की परिभाषा एवं महत्व क्या है और परिवार के प्रकार कितने होते हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड है, ये एग्जाम के हिसाब से ही है, एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा शुरू होता है वो है परिवार। परिवार का परिचय क्या होता है, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली। इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली, परिवार क्या होता है। परिवार समाज की सबसे छोटी, मूलभूत तथा प्रथम सामाजिक संस्था होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्रथम सामाजिक संस्था क्या होता है हमारा, तो प्रथम सामाजिक संस्था हमारा परिवार होता है। जब मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, जब मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, वहाँ पे आपको इससे कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चैप्टर के लास्ट में भी जब आपको जो है इससे क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। तो परिवार समाज की सबसे छोटी और मूलभूत तथा प्रथम सामाजिक संस्था होता है। परिवार वो जगह होता है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, है ना, पासावा सुरक्षा महसूस करते हैं, देखभाल होता है हमारा, आरसवा होता है हमारा, मुकातिया होता है हमारा, है ना। ये सब जो वर्ड एक परिवार में ही होता है। ये परिवार जो है सामाजिक व्यक्ति की पहचान होती है। परिवार केवल रक्त संबंधों से ही नहीं बनता। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी माँ के कोख से जन्म लेने वाले ही जितने भाई बहन हैं उतना ही एक परिवार है, ऐसा नहीं होता। बल्कि प्रेम, सहयोग, देखभाल, विवाह एवं दत्तक संबंधों से भी जो हमारा परिवार बनता है। देखे होंगे आप प्रेम से कैसे बनता है। एक लड़का एक लड़की जो अलग अलग फैमिली से हैं, फिर एक दोनों लास्ट में आकर के एक परिवार बन जाते हैं। आप सहयोग देखे होंगे, जब आप किसी का हेल्प करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप हमारी फैमिली से बढ़कर हो, क्योंकि आपने उन्हें सहयोग किया, तो वहाँ पे एक परिवार का रिश्ता बनता है। देखभाल, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं गिर गए, आपकी फैमिली वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो जिस व्यक्ति के द्वारा आपका देखभाल किया जा रहा है आप उससे ही अपने परिवार मानने लगते हैं, तो वही देखभाल हो गया। विवाह करके जो लड़कियाँ या लड़के अपने घर आते हैं तो एक दूसरे का जो है सो परिवार से जो है सो मिल मिलाव होता है और फिर वो एक परिवार बन जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि परिवार केवल और केवल रक्त संबंधों से ही होता है। परिवार प्रेम, सहयोग, देखभाल और विवाह से भी जो है सो बनता है। एग्जाम पॉइंट कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। पहला, परिवार के बारे में सवाल आएगा कि परिवार समाज की प्रथम पाठशाला है, फर्स्ट स्कूल होता है हमारा परिवार, जहाँ पे हम पढ़ना सीखते हैं, है ना, जहाँ पे हम लड़ना सीखते हैं। लड़ना इट मीन्स के भाई बहनों के बीच में, है ना। और जब हम लोग पढ़ना सीखते हैं, जैसे कोई बच्चा है तो वो जिस दिन जन्म लिया, क्या वो जन्म के दिन ही स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा? नहीं ना, वो जन्म के दिन स्कूल नहीं जाएगा। बच्चा कब स्कूल जाएगा? तो बच्चा स्कूल जाएगा 5 साल की एज के बाद। तब तक वो घर में बहुत सारी चीज़ों को सीख चुका होता है, कैसे खाना है, कैसे नहाना है, कैसे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमें जो है सो प्रथम जो सिखाया जाता है वो पाठशाला के रूप में जो है सो परिवार होता है। परिवार पूछेगा कि प्रथम शिक्षक कौन होता है, इसमें पूछ सकता है प्रथम शिक्षक कौन होती हैं, तो माता हमारी कौन होती है, प्रथम शिक्षक होती है। परिवार समाज की मूल इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। परिवार जो होता है एक समाज की मूल इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होता है। परिवार कैसे बनता है, तो परिवार समाजीकरण, सोशलाइजेशन का पहला माध्यम है परिवार। इसके बिना हम लोग चाह के भी सोशलाइजेशन नहीं हो सकता, है ना। तो परिवार में हमें प्रेम मिलता है, परिवार में हमें सुरक्षा मिलता है, परिवार में हमें देखभाल होता है, परिवार में हमारा जो सो एवरीथिंग होते हैं। और आगे चीज़ों हम लोग को देखते हैं। आगे देखते हैं परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या होता है। परिवार
रक्त संबंधों से जुड़ा होता है, जरूरी नहीं है रक्त संबंधों से ही जुड़ा हो, है ना, रक्त संबंधों से भी जुड़ा होता है, विवाहिक संबंध से भी जुड़ा होता है, दत्तक संबंध जिसे हम लोग बोलते हैं एडॉप्टेशन, एडॉप्ट कर लेना, कोई बच्चे को जब कोई एडॉप्ट कर लेता है वो भी उसके फैमिली का हिस्सा बन जाता है। प्रेम एवं स्नेह का रिश्ता होता है, सहयोग का रिश्ता, सुरक्षा, जिम्मेदारी, सामाजिक जीवन की प्रारंभ, संस्कारों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, है ना, ये सभी परिवार समाज, परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है, परिवार के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना राष्ट्र अधूरा है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड किया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, परिवार का महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, परिवार का महत्व क्या होता है। सामाजिक विकास, सबसे पहला सामाजिक विकास, सामाजिकरण की शुरुआत परिवार से होता है, सामाजिकरण की जो शुरुआत हो कहाँ से होता है, परिवार से होता है। बच्चा बोलना, रहना, व्यवहार करना परिवार से सीखता है। क्या परिवार के बिना बच्चा बोलना सीखेगा? सीखेगा, लेकिन जब परिवार में होता है तो उससे बड़े सिखाते हैं कि किसे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, बड़ों को क्या बोलना चाहिए, छोटों को क्या बोलना चाहिए, किन्हें प्रणाम करना चाहिए, किन्हें पैर छूना चाहिए, किस तरह की जो व्यवहार हमें करना चाहिए, बर्ताव करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हमें सिखाया जाता है वो परिवार से ही सिखाया जाता है ना। भावनात्मक सुरक्षा, हम लोग वो सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हमें जब हमारे ऊपर कोई संकट आती है तो हमें घर से हमें जो है सो अपने समाज से जो सो प्रेम मिलता है कि छोड़ो हटाओ जाने तो हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तो वहाँ पे हम लोगों को भावनात्मक सुरक्षा मिलता, प्रेम मिलता, स्नेह मिलता है, अपनापन मिलता है ना। जब किसी को लगने लगता है कि नहीं अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फैमिली है तो फिर लगता है कि नहीं फैमिली है तो फिर दुनिया में सब कुछ ही है ना। आत्मविश्वास परिवार से ही मिलता है। जब कोई काम को करने से पहले आपको घबराहट महसूस होती है कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा और परिवार एक बार अगर हाथ रख के बोले हाँ हमें ना, टेंशन क्यों लेते हो ना, फिर तो वो आत्मविश्वास जो है वहाँ पे मिलने लगता है। संस्कार एवं संस्कृति की बात है कि परिवार बच्चों को सिखाता है। परिवार बच्चों को क्या सिखाता है? परिवार बच्चों को सिखाता है ईमानदारी, परिवार बच्चों को सिखाता है अनुशासन, परिवार बच्चों को सिखाता है सम्मान, परिवार बच्चों को सिखाता है नैतिकता और परिवार बच्चों को सिखाता है प्रेम, परंपराएं, है ना। ईमानदारी सिखाता है कि बच्चे कोई भी काम को करना है तो ईमानदारी से करना है। कि मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल से किसी बच्चे का पेंसिल चोरी करके ले आया तो घर आने के बाद जब उसकी मम्मी उसके बैग में देखा कि वहाँ पे जो सो डबल पेंसिल है तो मम्मी पूछती है बेटा ये पेंसिल किसका है आपका? और जब बच्चे कहते हैं मम्मी ये मैंने किसी का निकाल के ले आया तो उसकी मम्मी अगले दिन उसे समझाती है, कूटती है पहले फिर समझाती है। हालांकि कूटने जैसे शब्दों का प्रयोग हमें CDP और EVS में नहीं करनी है, लेकिन समझाती है उसकी मम्मी कि बेटा में चोरी नहीं करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, कल ले जा करके वो जिस व्यक्ति का आपने लिया है उस बच्चे को आप दे दोगे। तो ये ईमानदारी सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है। बच्चे बड़ों के सामने छोटों के सामने जो है सो अलग अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं तो उसके मम्मी पापा ये सिखाते हैं कि अनुशासन में रहना है, हमें ये काम नहीं करना है, ये काम करना है ना। आगे होता है सम्मान, किसी सम्मान देना है, किसी सम्मान नहीं देना है। बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं कि बड़ों को क्या बोलना चाहिए, है ना, छोटों को क्या बोलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का संस्कार जो होता है सबसे पहले, अब देखिएगा आप किसी भी बच्चे से अभी भी आप लोग जब किसी से बात करेंगे और आपकी जगह तुम बोल दोगे तो बोलेगा कि इस बच्चे के अंदर संस्कार ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें होता है इसमें। नैतिकता सिखाया जाता है, सही और गलत के बीच में जो है सो पहचान कराया जाता है, क्या गलत है क्या सही है ये बताया जाता है। परंपराएं क्या, हमारा परंपरा के हिसाब से चलना कि ये चीज़ें हमारे परंपराओं में नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। मान लीजिए आपके यहाँ छठ होता है तो छठ पूजा कोई बच्चा जो जिद कर रहा है कि हमें आज ही जो है सो प्रसादी चाहिए तो उसकी माँ सिखाती है कि नहीं हमारा परंपरा नहीं, हमारा परंपरा है कि पूजा खत्म हो जाने के बाद ही आपको प्रसादी मिलेगा जब सभी को मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है सो कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें जो देखने को मिलता है परिवार में। अगला है कि आर्थिक सहयोग होता है। जब आप कहीं पे काम करने जाते हैं और मान लीजिए कि आपका काम छूट गया तो आय जो है सो अर्जित करना आप नहीं कर पा रहे हैं तो आर्थिक सहयोग हमें परिवार से ही मिलता है ना। आय अर्जित करना, आवश्यकताओं की पूर्ति, संसाधनों का सही उपयोग जो होता है वो परिवार ही हमें सिखाता है कि हमें अपने संसाधनों का सही प्रयोग कैसे करना चाहिए। जैसे आप कभी कभी आपके पास गाड़ी होगा, आप गाड़ी ले करके चौक पे घूमने गए फिर भी आप गाड़ी ले गए, कहीं लोकल में भी गए फिर भी गाड़ी ले गए, तो घर वाले आपको कहते होंगे कि पेट्रोल नहीं चल रहा है इसमें, गाड़ी लेके जा रहे हो, है ना। कभी कोई पैदल भी जाया करो। तो संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए हमें जो इन चीज़ों में प्रेरित करता है ना। अगला होता है व्यक्तित्व का विकास, सबसे इम्पोर्टेंट है ये व्यक्तित्व का विकास। परिवार बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक
तीनों तरह से विकसित करते हैं ना, नैतिक, भावनात्मक और विकास तीनों करता है। शारीरिक मतलब बच्चे का शरीर ग्रो नहीं कर रहा तो डॉक्टर से दिखाओ कि ग्रो क्यों नहीं कर रहा। मानसिक, बच्चे का दिमाग अगर नहीं चल पा रहा है तो अलग डॉक्टर से दिखाओ कि बच्चे का दिमाग क्यों नहीं चल पा रहा है ना। इस तरह की चीज़ें जो है सो फैमिली जो है सो पहले देख लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो सबसे पहला टीचर है, जो हमारा पहला संसाधन है, पहला स्कूल जो है वो हमारा क्या है, घर है, हमारा परिवार है, जहाँ पे हमें सब चीज़ों को करके स्कूल में बच्चे को भेजा जाता है। अगला पॉइंट को देखते हैं हम लोग कि परीक्षा में पूछे जाने वाले पॉइंट। परीक्षा में क्या पूछा जाता है, तो परीक्षा में यही सब पूछा जाता है कि परिवार समाज की पहली संस्था है। परिवार समाज की पहली संस्था है। समाजीकरण सबसे पहले परिवार में होता है। समाजीकरण सबसे पहले परिवार में होता है। परिवार भावनात्मक सुरक्षा देता है। परिवार संस्कारों का प्रथम स्रोत है। क्वेश्चन पूछेगा कि परिवार संस्कारों का प्रथम स्रोत है या नहीं, है ना, प्रथम स्रोत है। आपको भी वन लाइनर के रूप में याद रखना है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पीछे पूछा जाता है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा पूरा इसमें ना। परिवार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास में आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाता है, मेंटल डेवलपमेंट भी आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आ जाता है। ये सारे के सर्वांगीण विकास में सारे के सारे आ जाते हैं। परिवार समाज की मूल इकाई होता है। परिवार प्रथम पाठशाला होता है, पहला स्कूल होता है बच्चों का। समाजीकरण परिवार से ही शुरू होता है ना। संस्कार परिवार देता है, नैतिक शिक्षा परिवार देता है, व्यक्तित्व का विकास परिवार करता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है ना। परिवार की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो क्या हो सकता है, तो परिवार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो रक्त संबंध, विवाह अथवा दत्तक संबंधों से जुड़े होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। क्या क्या हो सकता है, ब्लड रिलेशन से जुड़ा हो, मैरिज से जुड़ा हो, एडॉप्टेशन से जुड़ा हो, सोशलाइजेशन से जुड़ा हो, इमोशनल सपोर्ट से जुड़ा हो, या इकोनॉमिक कोऑपरेशन से जुड़ा हुआ हो, किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो तो वो परिवार ही कहलाएगा। परिवार में आखिर होता क्या है, परिवार सबसे पहला बच्चों, परिवार जो है सो क्या करता है, तो परिवार बच्चों को सामाजिक पहचान देता है। सबसे पहला बात कि परिवार जो है सो बच्चों को क्या देता है, सामाजिक पहचान देता है। परिवार बच्चों को भावनात्मक सहयोग देता है। परिवार बच्चों को भावनात्मक सहयोग देता है। परिवार बच्चों को भावनात्मक सहयोग देता है, आर्थिक सहयोग देता है, सुरक्षा देता है, संस्कार देता है, शिक्षा देता है, और बच्चों का पालन पोषण भी कौन करता है, परिवार करता है। अगला पॉइंट है कि परिवार के प्रकार। आखिर परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवार अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एकल परिवार, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। परिभाषा क्या हो जाएगा, जिस परिवार में केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं, जिस परिवार में केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं उन्हें एकल परिवार कहते हैं। वैसे परिवार जिसमें केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या होती है एकल परिवार का, एकल परिवार का मुख्य विशेषताएं होती है कि छोटा परिवार होता है। परिवार क्या होता है, छोटा होता है। निर्णय यहाँ पे जल्दी लिया जाता है। मान लीजिए कि आज मटन खाने का मन कर रहा है, छोटा परिवार है, तो एक बार पूछ लिया कि हाँ आज मटन खाने का मन है, तो आदमी बोल दिया हाँ मन है, चलो ले आओ। लेकिन सोचिए आप विस्तृत परिवार में, आप संयुक्त परिवार में ऐसा निर्णय तुरंत नहीं लिया जाता है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है यहाँ पे, व्यक्तियों को किसी भी तरह की जो बाधा नहीं होता है। माता पिता की अधिक जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को हमें क्या करना है, कैसे कैसे जो है सो बड़ा करना है, कैसे परवरिश करनी है, कैसे संस्कार देना है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। शहरों में जो है सो अधिक प्रचलित होती है। सबसे ज़्यादा एकल परिवार का जो चांसेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कहाँ पे, एकल परिवार सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो शहरों में होते हैं, गाँवों में नहीं होते। इसका लाभ क्या है, अगर आप एकल परिवार में रहते हैं तो कुछ लाभ है और कुछ हानियाँ भी है। लाभ ये है कि यहाँ पे बच्चों का बेहतर देखभाल होता है, यहाँ पर कम विवाद होता है, लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा कम होता है। स्वतंत्र निर्णय होते हैं, जब भी निर्णय लेने का मन करे तो निर्णय तुरंत लिया जाता है। हानि ये होता है कि यहाँ कम सहयोग मिलता है। अगर आपके बच्चे को किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, तो सहयोग नहीं मिलेगा। बुजुर्गों का मार्गदर्शन कम मिलता है। बच्चों को बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे बीते हुए पीढ़ी के बारे में क्या क्या दर्दें थे, क्या क्या बातें थी, इन सारी बातों को जो सो बताता है कौन, बुजुर्गों। आर्थिक बोझ अधिक होता है ना, आर्थिक बोझ अधिक होता है कि पूरे घर को जो खुद ही संभालना होता है। कोई भी परेशानी आ गया तो आपके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं होता है। अब इसको एकल परिवार को आद रख सकते हैं माता पिता प्लस 2 बच्चे। जैसे परिवार जिसमें माता पिता और अधिक से अधिक 2 बच्चे होते हैं, वैसे परिवार को हम क्या कहते हैं,
न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। एक होता है विस्तृत परिवार, विस्तृत परिवार को कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, कहता है जिस परिवार में माता पिता बच्चे तथा अन्य रिश्तेदार जैसे दादा दादी नाना नानी चाचा चाची आदि जुड़े रहते हैं उसे विस्तृत परिवार कहते हैं। इस परिवार की विशेषताएं ये होता है कि इसमें कई सारे रिश्तेदार होते हैं, भावनात्मक सहयोग मिलता है, सामूहिक निर्णय होता है, इसमें संसाधनों का जो है सो साझा उपयोग होता है और सामाजिक सुरक्षा भी जो है सो इसमें ज़्यादा रहता है। लाभ ये है कि अनुभव का लाभ मिलता है, बच्चों को अच्छा संस्कार मिलता है, कठिन समय में सहयोग मिलता है, जब भी कोई कठिन समय आता है सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे का साथ देते हैं। एक है ज्वाइंट फैमिली, जिसे हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार, वैसा परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती है उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता होगा, ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन रहता होगा, दादा दादी माता पिता चाचा चाची भाई बहन, सामूहिक आय, सामूहिक निर्णय और सामूहिक परंपराओं का पालन। यहाँ पे जो है सो सामूहिक आय होता है, जितने भी लोग कमाते हैं एक जगह लाके इकट्ठा करते हैं, उसी से घर चलता है, जो भी चीज़ें करनी हो करने होते हैं। सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय कहने का मतलब है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं ग्रुप में बैठ के परिवार के सभी लोगों के साथ लिए जाते हैं। परंपराओं का पालन होता है यहाँ पे, जैसे अगर घर में कोई छोटी बहू है तो बड़े जो भैंसुर होते हैं उनको देख के अपने माथा को ढक लेना, ये सब जो परंपराएं होती है ये सब का पालन वहाँ पे अधिक होता है। लाभ ये है कि आर्थिक सुरक्षा यहाँ पर ज़्यादा होता है, बुजुर्गों का अनुभव ज़्यादा मिलता है, बच्चों को अच्छा पालन पोषण होता है, सहयोग की भावना बच्चों के अंदर में विकसित होता है। लेकिन हानि भी है, और हानि ये है कि मतभेद की भावना ज़्यादा होता है। मतभेद की जो भावना है वो ज़्यादा होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है सो कम हो जाता है। कहीं जाना है तो आपको ग्रुप के जो घर के मुखिया हैं उसे ऑर्डर लेके जाना पड़ेगा, ऑर्डर दिए या नहीं दिए ये भी कहना मुश्किल है। और घर में एक आदमी से नहीं, घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबसे ऑर्डर लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ जो है सो थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है। आधुनिक परिवार का बात करें तो परिवार परिभाषा क्या हो जाएगा आधुनिक परिवार का, कह के समय के अनुसार बदलती पारिवारिक संरचना को आधुनिक परिवार कहते हैं। समय के अनुसार बदलती पारिवारिक संरचना को आधुनिक परिवार कहते हैं। इसमें काजी माता पिता एकल अभिभावक आदि जो शामिल हो सकते हैं। विशेषताएं क्या है कि ये छोटा परिवार होता है, ये छोटा परिवार होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है, इसमें करियर पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसमें माता पिता दोनों जो है सो कार्यरत हो सकते हैं, इसमें बाहरी सेवाओं पर जो है सो अधिक निर्भरता होता है। इसमें लाभ है कि आत्मनिर्भरता बढ़ती है, आधुनिक सोच होता है और आर्थिक स्वतंत्रता होता है। हानि ये है कि बच्चों के साथ कम समय मिलता है, भावनात्मक दूरी बढ़ती जाती है, और इस तरह से जो सो परिवार धीरे धीरे जो सो परिवार में जो सो प्यार स्नेह बच्चों को भी जो सो टाइम नहीं मिल पाता है। अगला पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य, कहता है कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग, विश्वास, सम्मान और साझेदारी के साथ रहने की स्थिति को पारिवारिक सामंजस्य कहते हैं। सामंजस्य से परिवार में शांति, खुशहाली और सामाजिक स्थिरता बनी रहती है। सामंजस्य बनाए रखने के लिए, एकजुटता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है संवाद, है ना, कम्युनिकेशन। कहता है खुलकर और ईमानदारी से बात करें, गलतफहमियाँ दूर होती है ना। जब आप खुल के बात करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं तो गलतफहमियाँ दूर होती है, और गलतफहमियाँ आना लाजमी है। एक परिवार में अगर 2 भाई हैं तो एक को लगता है कि ज़्यादा कमा रहा है, एक को लगता है कम कमा रहा है, और ऐसे में लग रहा है कि ये पैसे रख रहे हैं, वो पैसे रख रहे हैं, और इस तरह से जो है सो दूरियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जब आप खुल कर बात करते हैं, गलतफहमियों से दूर होते हैं, तो धीरे धीरे जो है सो ये विश्वास बढ़ता जाता है। समस्याओं का समाधान जो है सो आसान होता है, समस्याओं का समाधान आसान होता है ना। अच्छे परिवार की सबसे बड़ी पहचान होता है कि अच्छा संवाद, है ना। सबसे अच्छे परिवार को अगर आपको पहचानना है तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि उस परिवार में अच्छे से संवाद होता होगा, लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते होंगे। दूसरा पॉइंट है कि सम्मान एवं आदर, रिस्पेक्ट, है ना। प्रत्येक सदस्य का सम्मान करें, छोटा हो या बड़ा हो, हमें सबका आदर करना चाहिए, है ना। विचारों का सम्मान करना चाहिए। अगर एक मीटिंग में आप घर के सभी लोग बैठे हुए हैं तो सभी लोग बैठ करके एक जगह पे जो है विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वहाँ पे छोटे जो लोग हैं, छोटे जो बच्चे हैं या तो बड़े जो बच्चे हैं, वो भी अगर अपने विचारों को रख रहा है तो उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है उनके विचार सही हो गलत हो, ये बात का मैटर है, लेकिन उनके विचारों का वहाँ पे सम्मान करना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है कि प्रेम बढ़ता है, विश्वास मजबूत होता है ना।
अगला हम लोग को देना है कि असहयोग, है ना, कोऑपरेशन, कहता है सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करें, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें और बच्चे घर के कार्यों में जो है सो सहयोग करें। और ऐसे सहयोग के साथ कोऑपरेशन कर के साथ जो है सो हमारा घर और हमारी जो दुनिया होती है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है ना। समय का उचित प्रबंध करना, है ना, समय का उचित प्रबंधन, कहता टाइम मैनेजमेंट, परिवार और कार्य दोनों के लिए जो है समय निकालें, साथ बैठकर भोजन करें, चर्चा करें, पारिवारिक समय दें। परिणाम क्या होगा कि परिवार में शांति एवं एकता बनी रहती है। सामंजस्य के लाभ क्या क्या हो सकते हैं ना, परिवार सामंजस्य के लाभ ये हैं कि परिवार में जो शांति बनी रहती है, प्रेम और विश्वास बढ़ता है, तनाव कम होता है, बच्चे का अच्छा विकास होता है, समस्याओं का समाधान जल्दी होता है, पावर और परिवार जो है सो धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। उदाहरण के लिए कि अधिक परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की सहायता करें तथा समस्याओं को बातचीत से हल करें तो परिवार में सदैव शांति और खुशहाली बनी रहेगी, है ना। संवाद जो है सामंजस्य की कुंजी होता है, सम्मान मजबूत रिश्ते करते हैं, सहयोग खुलकर खुशहाल परिवार देता है और समय प्रबंधन जो है सो संतुलित परिवार देता है। अगला पॉइंट जो हम लोगों का है वो पारिवारिक संघर्ष एवं समाधान, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड सोल्यूशन, कि फैमिली में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर लड़ाइयाँ हो जाए, मतभेद हो जाए तो उसे कैसे हम जो है सो कम कर सकते हैं, है ना। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद विवाद या असहमति को पारिवारिक संघर्ष कहते हैं। संघर्ष होना सामान्य है लेकिन उनका शांतिपूर्ण समाधान करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। विचारों में भिन्नता, दुनिया में जितने भी इंसान पाए जाते हैं, 140 करोड़ की आबादी, हमारे भारत में 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ में से 140 करोड़ लोगों का मत अलग होगा किसी भी चीज़ को लेकर के। सबका अपना अपना जो है सो विचार है, सबका अपना अपना समझ है, सबका अपना अपना मुँह है, तो सब अपने अपने हिसाब से बात करेंगे। विचारों में भिन्नता आ जाती है पढ़ाई को लेकर के, विचारों में भिन्नता जो है सो पढ़ाई को लेकर के आ जाता है, करियर को लेकर आ जाता है, विवाह को लेकर के आ जाता है, आर्थिक निर्णय को लेकर के आ जाता है और इन सब विषयों पर जो है सो मतभेद हो सकते हैं। दूसरा है कि जिम्मेदारियों का असमान वितरण, कोई सदस्य अपना कार्य ना करे वहाँ पर भी जो है सो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। अगला वो कार्यों का उचित बंटवारा ना हो, जो कार्य है उचित एक आदमी से पूरा काम करवा रहे हैं, दूसरे से काम ही नहीं करवा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है सो धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है सो बढ़ते जाता है और इससे विवाद जो है सो बढ़ सकता है। संवेदनशीलता की कमी का बात करें, भावनाओं का सम्मान ना करना, दूसरों की बातें ना समझना, कठोर व्यवहार करना और इससे जो है सो रिश्तों में तनाव आता है। अगर आप भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अगर आप दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, है ना, अगर आप कठोर व्यवहार कर रहे हैं तो इससे रिश्ते में धीरे धीरे तनाव आना शुरू हो जाता है। कहता है कि आर्थिक एवं सामाजिक दबाव क्या होता है, बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाई, आर्थिक एवं सामाजिक दबाव क्या होता है, बेरोजगारी अगर है तो आर्थिक और सामाजिक दबाव मिलेगा आपको, आर्थिक कठिनाई होती है, सामाजिक अपेक्षाएं भी संघर्ष का जो कारण बन जाता है। अगला जो पॉइंट है संघर्षों का समाधान, अगर संघर्ष हो भी गया है तो उसका समाधान क्या है, समाधान है कि खुला संवाद। क्या है, खुला संवाद, समस्याओं पर जो सो खुलकर बात करें, सभी की बातों को ध्यान से सुनें और उसका जो सो समाधान खोजकर निकालें। समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपनी बातों पर अड़े नहीं रहना है, दूसरे के विचारों के सम्मान के साथ साथ बीच का रास्ता को अपना लेना है। शांतिपूर्वक निर्णय, गुस्से में निर्णय ना लें, धैर्य रखें और समझ समझ कर फैसला लिया जाता है। भावनात्मक सहयोग क्या होता है, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, कठिन समय में साथ दें और सहानुभूति रखें। अगला होता है खुला संवाद, समस्याओं का खुलकर बात करें, सभी की बातों को ध्यान से सुना जाएगा। भावनात्मक सहयोग क्या होता है, एक दूसरे के मनोबल बढ़ाएं, कठिन समय में जो साथ दे, सहानुभूति रखें। कहते हैं एग्जाम्पल, गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुस्से में लिया गया निर्णय सही होता है या गलत, तो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। संघर्ष समाधान के लाभ क्या होते हैं, परिवार में शांति बनी रहती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, विश्वास बढ़ता है, मानसिक तनाव कम होता है, बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, यदि माता पिता और बच्चे के बीच करियर चयन को लेकर के मतभेद हो तो बातचीत, समझौते और एक दूसरे की इच्छाओं को समझकर जो समाधान निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता, लेकिन निकालना चाहोगे तो। अगला है कि सामूहिक निर्णय एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामूहिक निर्णय एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कहता है कि परिभाषा क्या है कि सामूहिक निर्णय क्या कहता है, परिवार के सभी सदस्य की सहमति एवं सहभागिता से लिया गया निर्णय सामूहिक निर्णय कहलाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि, अपना क्षमता, अपना विचार और अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार होता है और उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सामूहिक निर्णय की विशेषताएं क्या होती है, सभी की सहभागिता, प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने को अवसर मिले तथा अपनी राय महत्वपूर्ण होती है। अच्छे परिवार की पहचान सभी की भागीदारी होती है, सभी को बोलने का अवसर देना होता है।
अगला है कि सभी के विचारों का सम्मान करना, किसी की राय को छोटा ना समझें, किसी निर्णय लेते समय सभी की भावनाओं का जो सम्मान करें। साझा जिम्मेदारी कहता है कि निर्णय लेने के बाद सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारी निभाएं, परिवार के कार्यों में सहयोग करें, बच्चे भी अपनी क्षमता के अनुसार जो है सो घर के जो है सो कार्य करें। और सामूहिक निर्णय का लाभ क्या होता है, इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि परिवार में बड़े निर्णय सभी सदस्यों की राय लेकर लेनी चाहिए। उदाहरण, घर का बजट, बच्चों की शिक्षा, विवाह संबंधी निर्णय पर बनाना या खरीदना जो है महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय होता है। कहता है कि सामूहिक निर्णय के लाभ क्या होते हैं, परिवार में एकता बनी रहती है, विश्वास मजबूत होता है, जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, कम विवाद होते हैं, सभी सदस्यों जो सो निर्णय स्वीकार जो सो करते हैं। अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम। कहता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम का अर्थ है कि परिवार के सभी सदस्यों को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है, अपनी पसंद की शिक्षा चुनने का अधिकार है, अपने करियर का चुनाव करने का अधिकार है, अपने प्रतिभा का विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुख्य बिंदु हैं कि स्वतंत्र निर्णय, हर व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार निर्णय ले सकता है। परिवार का सहयोग है कि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि परिवार साथ ना दे, परिवार को है ना मार्गदर्शन देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सही सलाह देनी चाहिए। निर्णय का सम्मान क्या है, निर्णय का सम्मान, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के उचित निर्णय का सम्मान करना चाहिए, है ना, तभी जाकर के जो है सो हमारा एक परिवार जो है सो सुचारू रूप से चलेगा। स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारी का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं होता है। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी को निभाना, अनुशासन को बनाए रखना और परिवार के हित में और समाज के हित को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। संतुलन कैसे बनाएं, अपनी इच्छा व्यक्त करें, परिवार की राय सुने, सोच समझ कर निर्णय लें, दूसरों को नुकसान न पहुँचाएं और परिवार के हितों का जो है ध्यान रखें। ये जो चीज़ें हैं वो संतुलन बनाने के लिए। एक विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार अपने करियर को चुनना चाहता है, परिवार उनकी रुचि का सम्मान करता है, उचित सलाह देता है, भविष्य की जानकारी देता है, अंत में ऐसा निर्णय लिया जाता है जो व्यक्ति परिवार दोनों के हित में हो, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। अगला कि परिवार में पूछे जाने वाले तथ्य हैं कि क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहला ये कि सामूहिक निर्णय, सभी की भागीदारी, सभी के विचारों का सम्मान, साझा जिम्मेदारी, परिवार में एकता। कहता है महत्वपूर्ण, कहता है सामूहिक निर्णय, सभी की सहमति से निर्णय लेना चाहिए, परिवार का हित का प्रमुख सोचना चाहिए, प्रमुख जिम्मेदारी होती है, सभी की राय जो है सो आवश्यक होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी के अंदर होना चाहिए, व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है, व्यक्ति की रुचि प्रमुख होती है, क्या चीज़ में उसको इंटरेस्ट है उसी चीज़ में जाने देना चाहिए, व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, स्वयं की इच्छा भी होती है। सामूहिक निर्णय, सभी की भागीदारी, सभी की राय का सम्मान, साझा जिम्मेदारी, परिवार की एकता, अपनी पसंद, शिक्षा, करियर, निर्णय लेने का अधिकार और जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमें अपने ध्यान देना चाहिए। अगला है कि पड़ोस का महत्व, यहाँ पे हमारा परिवार खत्म हुआ है ना, और परिवार जब खत्म हुआ अब आता हमारा पड़ोस का आखिर क्या रोल होता है। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड, कहता है सामाजिक सहयोग, कहता है कि पड़ोसी एक दूसरे की सहायता करते हैं, संकट के समय सबसे पहले पड़ोसी मदद करते हैं, सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना या किसी कठिन परिस्थिति में पड़ोसी जो है सहायक करते हैं। दूसरा होता है सुरक्षा, घर की सुरक्षा में सहयोग करते हैं, आपातकाल में तुरंत सहायता करते हैं, अकेले रहने वाले लोगों का देखभाल करते हैं। अच्छा पॉइंट और अच्छा पड़ोस और अच्छी सुरक्षा, है ना। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास क्या होता है, त्यौहारों के साथ मनाना। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास क्या होता है, त्योहारों का साथ मनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना, परंपराओं का आदान प्रदान करना जिससे भाईचारा बढ़ता है, सहयोगपूर्ण जीवन जीना, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना, सामूहिक समस्याओं का समाधान करना, अच्छे संबंधों का निर्णय करना। पड़ोस की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, पड़ोस की मुख्य विशेषताएं होती है सहयोग करना, सुरक्षा करना, सामाजिक संबंध बनाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, भाईचारा और सामूहिक जिम्मेदारी को करना। कहता है ऑनलाइन है, कहता है पड़ोस सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। पड़ोस जो है सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है और पड़ोसी संकट में सबसे पहले सहायता करते हैं, पड़ोसी संकट में सबसे पहले सहायता करते हैं। अच्छा पड़ोस जो है तो सुरक्षा बढ़ा देता है, अच्छा पड़ोस जो होता है वो सुरक्षा बढ़ाता है। पड़ोस सामाजिक विकास में योगदान देता है, पड़ोस जो होते हैं वो सामाजिक विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। पड़ोस में सहयोग एवं सहभागिता, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, कहता है अर्थ कि पड़ोस के लोग मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करें तथा सामाजिक कार्यों में भाग लें और इसे सहयोग एवं सहभागिता कहते हैं। और यहाँ से जेटेट में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं ना। सामाजिक सहायता, कहते हैं बीमारी में सहायता, दुर्घटना में मदद, ज़रूरतमंदों की सहायता,
पड़ोसी मिल करके स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, समाज सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित करते हैं। सामाजिक कार्यक्रम क्या होता है? त्यौहार, बैठक, सांस्कृतिक आयोजन, सामुदायिक कार्यक्रम, और इनसे सामाजिक एकता बढ़ती है। समस्याओं का समाधान, सामूहिक रूप से सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा, स्वच्छता जैसे समस्याओं का जो है समाधान किया जाता है। कहता है सहयोग का लाभ क्या है? भाईचारा बढ़ता है, सामाजिक एकता बढ़ती है, समस्याएं जल्दी हल होती है, सामूहिक जिम्मेदारी विकसित होती है और सुरक्षित वातावरण माना जाता है। यदि किसी पड़ोसी के घर दुर्घटना हो जाए तो अन्य पड़ोसी बच्चों की देखभाल, घरेलू कार्यों में सहायता और अस्पताल में मदद सभी करते हैं, है ना। पड़ोसी संबंध एवं सामाजिक समर्थन, कहता है कि परिवार पड़ोसियों के अच्छे संबंधों एवं एक दूसरे के भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक सहायता देना सामाजिक समर्थन कहलाता है। कहता है महत्व, भावनात्मक सहयोग, दुख में साथ देना, मानसिक सहारा देना, तनाव कम करना, अकेलेपन से मुक्ति। कहता है सामाजिक मेल जोल बढ़ता है, अकेलापन कम होता है और विश्वास बढ़ता है। सामाजिक नेटवर्क क्या होता है? नए संबंध बनते हैं, समाज में सहयोग बढ़ता है और सामुदायिक भावना विकसित होती है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, अपराध कम होते हैं, सहयोग बढ़ता है और समाज में शांति रहती है और सामाजिक विकास होता है। कहता है यदि किसी परिवार को आर्थिक या सामाजिक कठिनाई हो तो पड़ोसी सहयोग देकर उसे सामान्य जीवन जीने में सहायता कर सकता है। सहयोग कार्यों में सहायता, मानसिक एवं भावनात्मक सहायता है, सामूहिक कार्य, व्यक्तिगत सहयोग, है ना, समस्या समाधान, तनाव कम करना, समाज सेवा और आत्मविश्वास बढ़ाना। कहता है कि पड़ोस सामाजिक इकाई और सुरक्षा, सहयोग और सांस्कृतिक विकास को देखता है। सहयोग समाज सेवा, स्वच्छता, समस्या समाधान और सहभागिता को देखता है और सामाजिक समर्थन, भावनात्मक सहायता, मानसिक सहयोग, सामाजिक नेटवर्क और सकारात्मक समाज, इन सब चीज़ों पे जोर देता है। अगला है कि परिवार एवं पड़ोस में सांस्कृतिक विविधताएं एवं परंपरा। विविधताएं हर जगह पे देखने को मिलती है ना। सांस्कृतिक विविधताएं भी होती है और परंपराएं भी होती है। समाज में विभिन्न धर्म, भाषाएं, रीति रिवाज, परंपराएं एवं जीवन शैली का एक साथ होना सांस्कृतिक विविधता कहलाता है। और सांस्कृतिक विविधता का महत्व होता है कि एकता की भावना, विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। सहिष्णुता, दूसरे धर्म एवं संस्कृति का सम्मान करना सीखते हैं और आपसी प्रेम बढ़ता है। सामाजिक संबंध, नई संस्कृति की जानकारी मिलती है और नए मित्र एवं संबंध बनते हैं, सामाजिक समझ बढ़ती है। कहता है भारत विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। सांस्कृतिक विविधता होती है कि समाज की शक्ति, विविधता से सहिष्णुता बढ़ती है, विविधता से एकता जो है मजबूत होता है। परिभाषा क्या होता है? तो परिभाषा विविधताएं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाओं एवं परंपराओं को रीति रिवाज कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाओं को परंपरा एवं रीति रिवाज कहते हैं। इसका महत्व होता है संस्कारों का विकास, ईमानदारी, अनुशासन, बड़ों का सम्मान करना, नैतिक मूल्य परिवार में बच्चे सीखते हैं। सामाजिक संगठन, परिवार में और समाज में, सामाजिक संगठन जो है परिवार और समाज को जोड़ता है और सामूहिक पहचान बनाता है। समानता एवं एकता, त्यौहार और परंपराएं लोगों को जोड़ती है और भाईचारा को भी बढ़ावा देता है। सामाजिक स्थिरता, समाज में व्यवस्था बनी रहती है, सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है। कहता संस्कार, सामाजिक संगठन, एकता, सामाजिक स्थिरता, है ना। अगला है कि त्योहारों एवं सामाजिक कार्यक्रम, जैसे अगर का महत्व क्या है? सामूहिक आनंद, परिवार के साथ समय बीतता है, खुशियाँ साझा होती है, प्रेम एवं भाईचारा बढ़ता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा होता है, त्योहारों से संस्कृति का ज्ञान होता है, धार्मिक परंपराओं की जानकारी होता है, सामाजिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है। सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, रिश्तेदार एवं पड़ोसियों से मेल मिलाप होता है, सहयोग की भावना, इसमें जो है ज़्यादा सामाजिक एकता बढ़ता है। आध्यात्मिक विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, धर्म और आस्था मजबूत होती है। सामाजिक कार्यों का महत्व क्या होता है? सामाजिक कार्यों का महत्व होता है समाज सुधार, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, ये सब करवाए जाते हैं। मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग, सामूहिक गतिविधियाँ होती है। सहयोग एवं साझेदारी, मिलकर कार्य करना, सामूहिक जिम्मेदारी निभाना, समाज के प्रति उत्तरदायित्व विकसित करना। कहता है नवरात्रि हो गया, दीपावली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया आदि त्यौहार पड़ोस एवं परिवार एवं पड़ोस के लोगों के साथ लेते हैं और सामाजिक संबंधों को जो है मजबूत करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है परिवार एवं पड़ोस की सामाजिक विकास में योगदान। कहता है परिवार की
परिवार की आर्थिक स्थिति एवं उनका प्रभाव। कहता है उनका प्रभाव, कहता है परिवार की आयु, वय एवं आर्थिक संसाधनों की स्थिति को परिवार की आर्थिक स्थिति कहते हैं, जिसमें अच्छी आर्थिक स्थिति तो अच्छी शिक्षा मिलेगा, कमज़ोर आर्थिक स्थिति शिक्षा में कठिनाई होगी। स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छ जीवन होगा। जीवन स्तर, आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, इन सभी पर जो है सो आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति से समाज में सम्मान एवं पहचान की भावना प्रभावित होती है। पड़ोस एवं सामूहिक सहयोग में लाभ। क्या होता है कि सामाजिक जिम्मेदारी, मिलकर कार्य करना समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान, स्वच्छता, सड़क सुरक्षा और जल समस्या पर निपटारा होता है। सामाजिक नेटवर्क, सहयोग बढ़ता है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता है, सामाजिक विकास बढ़ता है, सामूहिक कार्यों को पूरे समाज में विकसित होता है। एग्जाम्पल, सामूहिक सहयोग सामाजिक समस्याओं में त्वरित जो समाधान करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समृद्धि में परिवार का योगदान। कहता है शिक्षा, परिवार कहता है शिक्षा के लिए प्रेरित करता है, अच्छे संस्कार देता है और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन, टीकाकरण, स्वच्छता, व्यायाम, स्वस्थ जीवन शैली की आदतें विकसित करता है। समृद्धि, आर्थिक प्रबंधन, बचत, संसाधनों का सही उपयोग, परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग, समृद्ध समाज के निर्माण में योगदान। कहता है कि परिवार जो है समाज की नींव, पड़ोस बराबर समाज का आधार होता है। परिवार से पड़ोस बनता है, पड़ोस से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। हाँ, और यहीं पे जो है हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा फिनिश होता है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी लोग लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और हमारा 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो, जिसके कारण मैं लाइव आकर के और आप सबों के बीच में प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।